हेलो बच्चों, कैसे आप। वेलकम टू आरईए। मेरा नाम है विकास और आज इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का पेपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। 17 तारीख को इसका एग्जाम हुआ और देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम आपका रहा। जैसा कि हम लोग पेपर को देख पा रहे तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट है, इजी नहीं है। मल्टीपल चॉइस आसान है, टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन जो ज्योमेट्री है वो थोड़ी सी टफ जो है इस बार आ गई है। ठीक है, तो उस पूरे पेपर को हम लोग समझने वाले हैं। केस स्टडी हम लोग सारा पूरे पेपर को हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कितना हमसे हो पाया है। ठीक है, कितने मार्क्स हमसे बन पाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा, जैसे कि पूरे साल भर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है अपनी। ठीक है, और जो तैयारी है उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन पेपर एक एवरेज बच्चे के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा सा मॉडरेट था, इजी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए पेपर को हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके का पेपर था। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल आपके सामने ये है कि क्या है वो समझ लीजिए। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। इसके रूट्स क्या होंगे? चार ऑप्शन आपके सामने है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए आपको इसको। x माइनस वन का होल स्क्वायर, आप यहां से स्क्वायर को जैसे ही हटाओगे तो आपको मालूम है कि मुझे सामने क्या करना चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 करना चाहिए। ये आपने किया भी होगा, है ना। और प्लस माइनस रूट 16 मतलब 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 1 प्लस माइनस 4, है ना। माइनस वन सामने गया प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है। एक बार प्लस यूज करेंगे 1 प्लस 4 5, और एक बार माइनस यूज करेंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3। तो कोई ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे फटाक से अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए आपके पास टेंजेंट का हो गया, सर्कल का हो गया। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी कि ओ से आर तक का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। और एंगल दे रखा है ये यहाँ पे 60 मार्क है। देन लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट, तो भैया आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, यानी कि P से R निकाला है आपको। जैसा कि मालूम है कि अगर मैं सेंटर को यहां ज्वाइन कर लेता हूं तो ये तो राइट एंगल होता है, ये सभी को मालूम है। ये 60 है तो ये हाफ हाफ डिवाइड होता है, तो ये हो गया आपका 30 एंड 30। तो अगर आप इस एंगल पे देखोगे कि मुझे एंगल के सामने वाला जो परपेंडिकुलर है वो दे रखा है, परपेंडिकुलर गिवन है, और मुझे ये इसके लिए हो गया एज अ बेस। 90 के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूज और एंगल के साथ लगी हुई साइड हो गई बेस। तो क्या हो गया, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री मीटर यूज करना चाहिए, तो भैया आपने कहा टेन थीटा यूज कर लीजिए। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लगाना चाहिए, आपने लगाया भी होगा। तो टेन 30 की वैल्यू है कितनी, 1 अपॉन रूट 3। आपने थीटा यहां पर रखा, परपेंडिकुलर आपके पास सामने 3 है, और बेस जो आपको निकालना है पी आर वो है। ठीक है, टेन 30 इज 1 बाई अंडर रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 इक्वल टू 3 इंटू पी आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे पी आर की इंटू 1 से करोगे तो पी आर आएगा, और रूट 3 की इंटू 3 से करोगे तो 3 अंडर रूट 3 आएगा। आई होप किसी तरीके से आपने अपना आंसर निकाला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देखते हैं, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि डी ई एफ एक ट्राइंगल है, इसके अंदर ए बी पैरेलल बता रखा है डी एफ को। तो आपको यहां पर ध्यान आ रहा होगा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आपको ध्यान आ रहा होगा। तो जिसके हिसाब से जो डी ए है, कलर चेंज करता हूं उसका, डी ए अपॉन ए ई वो इक्वल होना चाहिए डी बी अपॉन बी एफ, डी एफ सॉरी सॉरी हाँ बी एफ, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि भैया ये जो 2x ये वैल्यू है, अपॉन में है ए मतलब 3x प्लस 1, ये वैल्यू इक्वल्स टू ए, ये आपका x हो गया, और यहां आपका है बी एफ जो कि है 2x माइनस 1 अपॉन 2, ऐसा ही है। अब इसको सॉल्व करोगे और आपको आपका आंसर मिल रहा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 इंटू कितना हो गया आपका 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 2x इंटू कर दोगे तो x आ जाएगा, इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस x, ऐसी हुआ। अब इनको यहां भेज दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर
माइनस एक्स, क्योंकि इधर जो प्लस का है वो लेफ्ट में आकर के राइट में जीरो हो गया, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखोगे इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो आपको यहां से x कॉमन करना चाहिए, तो ये x माइनस 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो x की वैल्यू यहां से 2 आ रही है, वैसे तो एक आ रही है 0 और एक आ रही है यहां से 2। देखा जाए तो x की तो वैल्यू यहां से आ रही है 0 एंड 2, ऑप्शन में वो भी है कि 0 एंड 2 है, माइनस 2 है, ओनली 2 है और या फिर 1 है। तो अगर x की वैल्यू 0 है, चेक करो, अगर आप x की वैल्यू 0 है तो ये dA कितना हो जाएगा 0, dB कितना हो जाएगा 0, मतलब ये A और B पॉइंट बल्कि एक ही पॉइंट हो गया D, तो ये 1 है, इतना मतलब ये तो ये फिर तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा ना। तो अगर ये पॉसिबल हो रहा होगा तभी होगा जब D की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होगी 2 होगी, जब ये 2 होगी तो ही आपको यहां पर ये रेशियो भी मिल पाएगा, यानी कि यहां पे 2, यहां पर आ जाएगा आपका 4, ये लेंथ आ जाएगा आपका 7, 4:7 बनेगा, यहां आपका कितना है 2 है और यहां आपका 2 2 जा 4, 4 माइनस 1/2 करोगे तो 4 माइनस 1/2 इज 7/2, 7/2, तो जाकर के रेशियो आपको सेम मिल रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये जो आंसर है 0 एंड 2 बोथ नहीं है, ये नहीं है, ओनली 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई, आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3 इज, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ऐसे आपने एनसीईआरटी के अंदर बहुत बार क्वेश्चन करा होगा, दे भी रखा है और आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी भी होगी और आपको समझ आ रहा होगा ये नंबर प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव करेगी कंपोजिट है, तो जहां प्रूव करने के लिए आता है तो इसका मतलब आपको समझ आ गया कि कंपोजिट नंबर है। अब क्यों है उसके रीजन भी आप देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों नंबर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर 3 और यहां पर 3 दिखाई दे रहा है, तो मैं 3 को कॉमन करूंगा तो ये आपका 11 इंटू 13 एंड प्लस 1 आएगा। अब जो भी ये नंबर होगा वो एटलीस्ट 3 का मल्टीपल तो है या 3 से डिविजिबल तो नंबर है, और 3 से अगर डिविजिबल नंबर है तो इसका मतलब ये आपका एक कंपोजिट नंबर होगा, इसके एक फैक्टर 3 तो है। ठीक है, तो बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि प्रोबेबिलिटीज है। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इज डिविजिबल बाय 6। जो नंबर अगर आपने 2 बार डाइस किया तो आपको मालूम है कि टोटल जो आउटकम्स आते हैं वो आएंगे 36, जब आप 2 डाइस को रोल करते हैं 6 1 में मल्टीप्लाई 36। अच्छा, उसमें से कितने ऐसे होंगे जिनका सम क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ सम इज ऑब्टेन इज सॉरी डिविजिबल बाय 6, ऐसे नंबर जो 6 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो ऐसे सम जो कि 6 से डिवाइड हो रहे हैं कौन कौन से नंबर होंगे भाई, ऐसे 6 वाला ही होगा और 12 होगा, दो ही तो नंबर होंगे जो 6 से डिवाइड होंगे, 6 एंड 12। तो 6 किस किस का सम आएगा, आपने अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो 1 और 5 देखना पड़ेगा, 2 के बाद देखना पड़ेगा 4, उसके बाद मैं 3 लूंगा तो देखना पड़ेगा आपका 3 6 के लिए, फिर लूंगा 4 उसके साथ देखना पड़ेगा कितना 2, फिर अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 के साथ 1 देखना पड़ेगा। तो ये तो वो हो गए जिनके सम जो है 6 आ रहा है, 12 भी है तो 12 में सिर्फ एक ही पेयर आएगा वो है 6,6, तो कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6/36 और 6/36 का मतलब कितना है 1/6 है। क्लियर है? अच्छा, समझ आया ना, क्या बोला गया है कि ऐसे नंबर जो कि डिविजिबल बाय 6 है, मतलब उनका जो सम है, सम ऑफ द नंबर्स, तो जैसे 1 और 5 का सम 6 हो गया, 2 एंड 4 का 6 हो गया, ठीक है, ऐसे 6 एंड 12 मुझे देखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 12 एंड 250, 12 एंड 250 अगर आपके पास, देखो ध्यान से, 12 एंड 250 के बीच में कितने मल्टीपल, बहुत सिंपल है। अच्छा, पहला नंबर जो 12 है, बिटवीन बोला गया, ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बिटवीन एंड फ्रॉम, बिटवीन बोला गया है तो 12 इंक्लूड नहीं होगा, बिटवीन बोला गया है, अगर फ्रॉम लिखा रहेगा तो इंक्लूड करोगे ना, बिटवीन लिखा गया तो इन दोनों वैल्यूज को छोड़ दीजिए, तो 12 है, 12 के बाद अगला नंबर क्या आएगा आपका 16, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका 16 है जो कि 4 इंटू 4 है। अच्छा, लास्ट का जो नंबर है वो है 250, कि 254 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। अच्छा, तो उससे पहले का 2 कम कर दो, 248, क्या ये 4 से डिवाइड होगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, तो कितने टाइम्स होता है इससे, अगर देखोगे तो कितने टाइम्स है ये 4 से, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड भी करता हूं तो 4 6 से कितना होता है 24, 4 6 से 24, 4 2 से 8, यानी कि 62 टाइम्स। अच्छा, 62 टाइम्स,
तो 62 टाइम्स हो गया आपका 248। तो मुझे बस ये देखना है 62 में से यहां जो 4 इंटू 3 होगा, 62 में से 3 को लेस कर दीजिए, क्योंकि 4 इंटू 3 वाला अपने को चाहिए नहीं। 4 इंटू 1, 4 इंटू 4 इंटू 3 तो चाहिए नहीं, तो 62 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो आएगा 59। तो भैया है कोई 59 हमारे पास आंसर में, नंबर ऑफ मल्टीपल्स 59। क्या यहां तक बात क्लियर है? इजी है, मल्टीपल चॉइस ठीक ठाक है, मतलब एकदम बहुत आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। 7th वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एच लेंथ एल, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा? ये जो क्यूब है इसमें बोला गया मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो इसका मतलब इसका जो बेस है ऊपर का, उसका जो डायमीटर है वो एज होना चाहिए। वो किसके बराबर होना चाहिए? इसके एज के बराबर होना चाहिए। तो इसकी एज कितनी बोली गई है? एल। दैट मीन जो डायमीटर है, दैट मीन जो डायमीटर है इसका डायमीटर ऑफ कोन की अगर आप बात करोगे तो वो किसके बराबर है? वो एल के बराबर, यानी कि जो एज ऑफ द क्यूब है उसके बराबर है। तो भैया रेडियस की बात होगी तो कितनी हो जाएगी? L/2। अब फिर बात हो रही है इसके वॉल्यूम की। आपको जैसे कि मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अच्छे से आपने याद कर रखे होंगे एग्जाम के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला है। 1/3 पाई आर के लिए कितनी है? L/2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और एच कितनी है इसकी? एच कितनी रहने वाली है? जितनी एज होगी ना इसकी, एज कितनी होगी इसकी? L। तो भैया कितनी वैल्यू आ गई? पाई एल स्क्वायर सॉरी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो है कोई ऐसा? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? इसकी अगर आप इस कोन की हाइट देखोगे तो इसकी हाइट कितनी होगी? जितनी की इस ये जो एल है, समझ गए? ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपने करा भी होगा, उम्मीद करता हूं। द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंट बाय दिस। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सी लाइन है ऐसी जो इसके पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको मालूम है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है। या अगर आप लाइन के डायरेक्टली इस बात को समझे तो उनका जो कोफिशिएंट्स x और y के वो सेम रेशियो में होंगे। जो x का है वही y का रेशियो में होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं पहले ऑप्शन को देख रहा हूं, y इक्वल टू 3x-7, तो यहां पर y है और 3x, अगर ये इधर आएगा तो ये माइनस होगा, y माइनस 3x इज इक्वल टू -7 है। बस मुझे ये चेक करना है कि ये रेशियो सेम है कि नहीं है। तो यहां पर मुझे सेम नहीं दिख रहा है, अलग अलग है। अच्छा, ये देखो x माइनस 3y इक्वल टू 7, x माइनस 3y इक्वल टू 7, तो 2 है, यहां 1 हो गया, हाफ हो गया ना। यहां 2 है, यहां 1 हो गया, यहां -6 है, यहां उसका हाफ 3 हो गया। बिल्कुल सही है। बाकी आगे से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर जो 7 है या 8 है कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। एग्जांपल के समझो, जैसे मैंने कहा 6y इज इक्वल टू 7, इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी वो किस रेशियो में होगा मालूम है? वो होगा, जैसे अगर मैं इसका डबल कर देता हूं, इसका डबल कर दिया, 2 का डबल कितना हो गया? 4 हो गया, माइनस तो रहेगा, 6 का भी डबल ही करना पड़ेगा, 12 इक्वल टू, आगे मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूं, लेकिन मुझे यहां पे 7 नहीं लिखना। 7 का जो डबल है इंटू 2 मैंने यहां पर कर दिया, तो 7 का डबल आप यानी कि यहां पर 14 नहीं आएगा, उसके अलावा जो मर्जी वो आप यहां पे लिख लीजिए, तो वो नंबर क्या आएगा? वो नंबर आपका पैरेलल होगा। अगर मैंने 14 लिखा तो फिर वो आपको मालूम है कि वो नंबर क्या हो जाएंगे? को इंसिडेंट लाइन हो जाएंगे, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये समझिए कि ये एग्जैक्ट रेशियो में होने चाहिए ये दोनों, बस पैरेलल के लिए। ठीक है, तो समझ गए आप? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज √3। लेंथ ऑफ शेडो, शेडो कहां पर बनेगी? ग्राउंड में। ये आपकी शेडो, ये टावर हो गया, ये आपका टावर है। अब √3 टाइम्स टू दी हाइट, तो यार अगर इसकी हाइट h है तो इसकी जो शेडो है वो √3 इंटू h हो गई, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि सन का ऑल्टीट्यूड क्या होगा? भैया ये जो एंगल है थीटा, वो बताओ क्या होना चाहिए? तो आपको मालूम है कि अगर मैं यहां पर, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस के बारे में ही बात हो रही है, तो क्यों ना tan थीटा का फॉर्मूला यहां पे लगा दिया जाए। यही आपने किया भी होगा, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू h और बेस की वैल्यू है √3 इंटू h, √3 इंटू h। आपने बोला h से h काट दो 1 टाइम, तो भैया tan थीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है 1/√3। अब आपको मालूम है कि tan थीटा की कौन सी वैल्यू 1/√tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है? आपको मालूम है कि भैया tan 30 1/√3 होता है।
तो अगर आप कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि यहां तक क्लियर होगी बात। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल, तो वैल्यू फाइंड करनी है के की। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए जब उसके रूट जो जीरोस होते हैं, रूट्स होते हैं, वो रियल एंड इक्वल होते हैं, तो उसका जो डी है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होता है, जीरो होता है, आपको मालूम है। यानी कि इसका जो डी है वो जीरो है, और डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जीरो के इक्वल है। तो बी की वैल्यू कितनी है इसकी, माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर -4 इंटू ए आपका कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि √3 है, और सी कितना है जो कि कांस्टेंट होती है 2√3 है, और ये वैल्यू जीरो के बराबर है। ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 √3 इंटू √3 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप सिंपली देखोगे तो के स्क्वायर की हो जाएगी +24, यानी कि के की हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24। इसके अंदर परफेक्ट नंबर क्या है, 4 इंटू 6, तो यानी कि 2 आ जाएगा बाहर और √6 रह जाएगा अंदर, +-2 अंडर रूट 6, या अरे या तो 24 में ही है ना, 24 में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, +- अंडर रूट ऑफ 24, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द nth टर्म ऑफ द एपी इज, nth टर्म बताओ, nth टर्म क्या होना चाहिए, n की टर्म्स में आएगा। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल कि a प्लस n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है -1/3, n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, किसी भी दो नंबर में से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 2/3 में से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 1/3, तो यानी कि 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो 1 आ गया है, तो 1 आ गया है, तो 1 -1/3 प्लस n-1, तो जो दो नेगेटिव आपस में ऐड जाएंगे, तो -1/3 -1 -4/3, तो -4/3 प्लस n है कोई ऐसा, n -4/3, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, सिंपल, आपने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ज्योमेट्री का सवाल आ गया यहां से, सर्कल का क्या कह रहा है वो भी समझ लीजिए। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पीटी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ ऑफ रेडियस आर, पीओटी 45 डिग्री है, तो आपको ओपी की लेंथ निकालनी है, ओ से पी तक की लेंथ निकालनी है कि कितनी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, यही है, यही आपसे पूछा भी गया है। अच्छा ठीक है, तो भाई आपको मालूम है कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ ऑलवेज परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये 45 है, तो ये भी तो 45 होगा, बिल्कुल आपने कहा हाँ 45 होगा, क्योंकि 90 180 होता ना, पूरे का सम 180 होगा, तो इसमें 90 है तो ये 45 है ना, 45। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर ये r है तो ये भी r होना चाहिए 45 के सामने, है ना। अच्छा, ये r है तो ये भी r है, तो ये कितना होगा, तो सिंपली पाइथागोरस लगाओगे, अगर ये वैल्यू r है, ये r है, तो उसका जो वैल्यू होती है वो होती है r√2 पाइथागोरस से। ये r है, ये r है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, r√2, तो r√2 है कोई ऑप्शन में, जी हाँ, है ना। सिंपली पाइथागोरस भी लगा दोगे तो r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर, तो आ जाएगा अपने आप। ठीक है, ए बी सी एंड क्यू आर पी, दो ट्रायंगल दे रखे हैं, सिमिलर बता रखे, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, पी आर दे रखा है, बात बताओ कि क्यू आर क्या होगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये, क्योंकि जब आपके पास ये दे रखा होगा तो इसका जो साइड का जो रेशियो होगा, यानी जो भी रिलेशन होगा वो आप इसी से तो निकाल पाओगे। तो यहां पर देखिए फर्स्ट सेकंड क्या है, ए बी है, यहां फर्स्ट सेकंड क्या है, क्यू आर, तो ए बी और क्यू आर यानी क्रॉसपॉन्डिंग है, यहां से सेकंड थर्ड है बी सी, और यहां से सेकंड एंड थर्ड है पी आर। ठीक है, और ये इक्वल होगा, यहां से फर्स्ट एंड थर्ड देख लीजिए ए सी है, और यहां फर्स्ट एंड थर्ड आपका क्यू पी है, ये होगा सिमिलर है तो। ठीक है, ओके ठीक है, तो चलिए ये हमने यहां से रेशियो देख लिया। अब क्या होगा, अब आप वैल्यूज को पुट करके देखो, ए बी को 9 रख दीजिए, तो 9 डिवाइड बाई क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है, क्यू आर अपने को निकालना है। ठीक है, ये क्यू आर आपका हो गया जो फाइंड करना है। बी सी कितना है कोई सवाल के अंदर, बी सी 5 है, आपने 5 रखा। ठीक है, और अपॉन में पी आर कितना है, 2 है, बस क्यू आर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्यू आर
मल्टीप्लाई 5 से होगा 5 आ जाएगा, तो 9 की इंटू कितनी, 9 की इंटू से 18 और डिवाइड बाई 5, तो 18 डिवाइडेड बाई 5, 18 डिवाइडेड बाई 5 है कोई 18 डिवाइडेड बाई 5, 18 डिवाइडेड बाई 5, तो चलो पॉइंट में कर लीजिए 3.6, ठीक है, पॉइंट में कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3.6। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलिए बढ़िया, 14 की तरफ बढ़ते हैं आगे, और सवाल है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -1/3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। समझ ध्यान से, जब आपको सम दे रखा है तो आपने बहुत बार फॉर्मूला देखा होगा कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये होती है हमारी रिक्वायर्ड क्या पॉलिनोमियल। अगर आप इसको देखें तो इस फॉर्म में हमारे पास यहां पर होती है पॉलिनोमियल px, आप इसको मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें अब आपको पास वैल्यूज को पुट करना चाहिए। वैल्यूज क्या है, सम की जो वैल्यू है वो है -1/3 और जो इसका प्रोडक्ट है वो है 2। तो यहां पर के मैंने रखा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट आपका 2 है। अगर आप देखोगे ऑप्शन के हिसाब से इसमें सारे दोनों वैल्यूज क्या है, प्लस, तीनों प्लस ही है। यहाँ पर तो कोई माइनस आ गया, नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, नहीं हो सकता, माइनस प्लस है, नहीं होता, माइनस 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 है, तो बिल्कुल यानी कि सेम ही साइन होने चाहिए। तो जाकर के अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे भी तो कितना मिल जाएगा आपका, तो मिल जाएगा आपका क्या, k डिवाइड बाई 3 आपका एलसीएम होगा 3 इंटू 3x² प्लस x प्लस 3 2 6, ठीक है। तो अब तीनों को अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 15 क्वेश्चन आपके सामने है। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अल्फा साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा, ध्यान से देखिए, साइन 2 अल्फा की वैल्यू है अगर √3/2, तो बताना है कि साइन 3 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। मतलब मुझे एंगल निकालना चाहिए। साइन की कौन सी √3/2, ये आप सभी को मालूम है कि साइन 60 इज √3/2, यानी कि ये वैल्यू 2 अल्फा की वैल्यू है 60 डिग्री, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो अल्फा 30 है और मुझसे पूछा गया है कि साइन 3 अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपने कहा कि अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कि अभी कैलकुलेट किया है 30, तो 30 का इंटू 3 टाइम्स यानी कि 90, और आपको जैसा कि मालूम है कि साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने 6, द मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको मालूम है कि जब हमारे पास 3 मीन मीडियन मोड 2 वैल्यूज दे रखी, थर्ड निकालना है, तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं जो होता है 3 मीडियंस इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे सवाल बनता है, बन भी रखा है, कोई डाउट नहीं। 3 इंटू मीडियन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 25.2 इज इक्वल टू 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी है, मीन तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपने रखा मीन एंड प्लस मोड की वैल्यू कितनी है, तो मोड आपके सामने है 26.1। तो जरा इंटू कर लीजिए, 3 2 6, 5 3 15, 3 2 6 प्लस 1 आपका 7, माइनस कर लीजिए 26.1 को और सामने ट्वाइस ऑफ मीन को रख लेते हैं। तो चलिए माइनस कर लीजिए, 6 माइनस 1 5 और 5 माइनस 15 माइनस 6 आपका 9 एंड 6 माइनस 2 का 4, और डिवाइड आ जाएगा यहाँ पे 2 और सामने वैल्यू है मीन। तो ये मीन की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 7 जा एंड 5, तो 24.75 अगर कोई ऑप्शन में है 24.75 ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले भी आपको कई बार ये चीज बताई थी। 7 क्वेश्चन देख लीजिए। तो इन द गिवन फिगर ट्राइंगल दे रखा है एक ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि तीनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये बात हम यहां पे समझ रहे हैं। और अगर ये इक्वल है, अच्छा आगे से पढ़ लेते हैं, AD इज मीडियन। अब मीडियन का काम क्या होता है, सामने वाले को बाइसेक्ट करना, ठीक है। अगर ये मान लीजिए A है, ये A है, तो ये आपका, या इसको चलो A और A इसको मान लीजिए, इसको 2A और 2A मान लीजिए, ठीक है। तीनों साइड 2A 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 है, ये A हो गया, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट हो जाता है। अच्छा
और आपको ए दे रखा है 0,5√3/2 और डी दे रखा है 0,0, बी दे रखा है, सी दे रखा है, मतलब ये निकालना है, बी एंड सी निकालना है। अब ये चीज समझ थोड़ा ध्यान से कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं सारे के सारे यहां पर जो दे रखे हैं, ये तो ऑरिजिन हो गया, और ये जो बिल्कुल लाइन जा रही है, ये जो ए पॉइंट है 0,5√3/2, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट हो गया। तो मतलब मैं इस चीज से यही मान लू ना कि भैया ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। बहुत सीधी बात है। कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखिए तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे ऑरिजिन है और ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। सीधी सी बात है। मुझे निकालना है सी और ए। अब क्योंकि इक्विलेटरल है, डी मिड पॉइंट हो गया इसका, तो जो सी का होगा वैसे ही कोऑर्डिनेट डी का होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। सी पॉजिटिव होगा, डी नेगेटिव होगा। तो ऐसा तो खैर चारों ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब इसको निकाला कैसे जाए? निकाला ऐसे जाए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये है 5√3, 5√3 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। अच्छा, ये कितना है? अगर मैं इसको a मान लूं, ठीक है, तो इसका मतलब c का जो कोऑर्डिनेट है वो अब a,0 ही होगा। ऑब्वियस बात है क्योंकि ओरिजिन है ना। अच्छा, और ये कितना होगा? अब ये कितना होगा? तो ये अगर a है और ये आपका, क्योंकि पूरा अगर ये a है तो पूरा ऑब्वियस बात है 2a होगा ना भाई। ये साइड कितनी है? 2a इक्विलेटरल है, तो ये a है, ये 2a है और ये है 5√3/2। क्या मैं इससे पाइथागोरस लगा करके a निकाल पाऊंगा? जी हाँ, a आ गया तो फिर मेरा आंसर आ गया। तो चलिए पाइथागोरस लगाते हैं। 2a का स्क्वायर होगा आपका 4a² इज इक्वल टू, बेस है a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 5√3/2, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना जाएगा आपका 4। ठीक है जी, ये हो गया इसका स्क्वायर। इसको इधर करोगे माइनस तो ये आपको हो जाएगा 3a² और सामने वैल्यू है 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। ये 3 से ये 3 आपका कट हो गया। a² के लिए 25/4 है तो a के लिए हो जाएगी 5/2, क्योंकि 5 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो a हो गया 5/2। तो इसका मतलब जो c है वो है 5/2,0 एंड जो b है वो है -5/2,0। है कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको b और c का कोऑर्डिनेट, तो b आपका नेगेटिव पहले है एंड c आपका पॉजिटिव है। आई होप कि यहां तक आपको चीजें एकदम से क्लियर होंगी, आपने करा भी होगा एग्जाम के अंदर। द वैल्यू ऑफ ये है, ठीक है, तो इसमें तो सिंपली आपको दिख रहा है 1/2 10² 45, वैल्यूज ही पुट करनी थी। 1/2 10², 10 45 के लिए 1 होती है तो 1 का स्क्वायर किया, cos 60 होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर किया, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4 प्लस का। ठीक है, एलसीएम भी करोगे, एलसीएम कितना है इसका 4, 2 माइनस 1 इज 1, तो 1/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। असर्शन रीजन है दो, 19 और 20। ऑप्शंस आपको सभी को मालूम है कि क्या क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ठीक है, बी में है कि असर्शन को कंप्लीट मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी में है कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी है कि असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो पढ़ते हैं असर्शन को कि क्या कहना चाहता है। द रेडियस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोला कि भाई साहब आपके पास अगर एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, तो कह रहा है कि रेडियस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, रेडियस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां से तो ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे राइट एंगल होता है और किसी भी लाइन पे, ये आपने थ्योरम पढ़ी हुई क्लास 9 के अंदर, कि किसी भी लाइन पे अगर आपने किसी भी अदर पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। यानी कि ये रेडियस जो है इस टेंजेंट मतलब सेंटर से अगर आप डिस्टेंस देखो तो इस टेंजेंट की बहुत सारी डिस्टेंस है, ये भी 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 है सेंटर से, लेकिन इसमें से जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो वही होगी जो राइट एंगल वाली होगी, यानी कि रेडियस होगी। तो बिल्कुल असर्शन तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है कि रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हाँ, परपेंडिकुलर है इस वजह से शॉर्टेस्ट है। परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर नहीं होती तो शॉर्टेस्ट नहीं होती, बिल्कुल भी परपेंडिकुलर है, यानी कि जो रीजन है वो बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए सही। ठीक है, चलिए 20 आपसे क्या कह रहा है? 20 कह रहा है, इस सेम असर्शन रीजन का सवाल है, tan 2 थीटा इज नॉट डिफाइंड एट थीटा इज 45 डिग्री।
ठीक है, थीटा 45 है तो 45 इंटू 2 कितना हो गया 90, और 10 90 के नॉट डिफाइन है, तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन बोल रहा है कि 10 90 इज नॉट इक्वल टू cos 90। ये स्टेटमेंट अपने आप में भी सही है। अब क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो आंसर है नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। 10 90 साइन 90 cos 90 बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये 1 है और ये 0 है, तो इस वजह से ये नॉट डिफाइंड है, ऐसा तो कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है अपने आप में, लेकिन उसको रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा। ठीक है, आई होप कि यहां तक चीज एकदम से क्लियर होगी। चलते हैं आगे, और अब है 2 मार्क्स वाले सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, 5 क्वेश्चन हमारे पास है। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लैंक दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ 4 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर 4 सेंटीमीटर एग्जैक्टली इन द लीस्ट टाइम। प्लैंक मतलब क्या हुआ कि भैया लेंथ ऑफ प्लैंक मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया जिससे आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लकड़ी के टुकड़े से आप क्या कर रहे हो कि इन दोनों ही लेंथ को बहुत कम मतलब एग्जैक्टली भी करना है और लीस्ट टाइम पे भी करना है, तो मुझे फाइंड करना चाहिए इसका HCF दोनों ही लेंथ का। लेकिन उसके लिए पहले मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? सेम यूनिट में करना पड़ेगा। अभी ये मीटर और सेंटीमीटर में, हमको चाहिए कि ये दोनों क्या हो? सेंटीमीटर में हो जाए। तो चलिए अगर मैं देखता हूं पहली वाली वैल्यू जो 4 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर है, उसको अगर मैं कंप्लीटली सेंटीमीटर में बोलूं तो आप बोलोगे 4 मीटर 400 सेंटीमीटर हो गया, और इंटू 20 प्लस 20 तो 420 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से जो 5 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर है तो वो 500 प्लस 4 यानी कि 504 सेंटीमीटर। तो इन दोनों ही नंबर्स का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? HCF। और HCF निकालने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा फैक्टर इसके निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा करके। तो पहले आपने 2 से किया तो आपका 210, फिर आपने इसको 2 से किया, फिर आप इसको करते हैं 5 से, फिर आप इसको करते हैं 3 से 7, फिर आप 7 से करते हैं तो आपका 1। ठीक है, उसी तरीके से आप 504 को भी ब्रेक करते हैं। 504 को आपने 2 से ब्रेक किया तो 2 5 2, फिर आपने 2 से किया 1 2 6, फिर आपने 2 से किया 6 3, फिर आपने 3 से किया 2 1, फिर आपने 3 से किया 7, फिर 7 से करोगे यहां पे 7, फिर 7 से करोगे तो आएगा 1। यानी कि अगर आप इसकी बात करो 420, तो 420 को आपने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 5 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, उसी तरीके से आपने 504 को मेंशन किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब हमें निकालना यह क्या है? मुझे निकालना इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो, क्योंकि वही इनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम पे वो कैलकुलेट कर पाएगा। ठीक है, ये है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 टू 4 4 12 12 इंटू 7 84। तो इसका जो HCF है वो 84 सेंटीमीटर आ गया। सो द लेंथ ऑफ प्लैंक, द लेंथ ऑफ प्लैंक शुड बी 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने मेरे को इसी तरीके से आंसर इसका कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग आगे। ये 2 मार्क्स के लिए हमारे पास सवाल था। अगला सवाल है कि इन द AP द फर्स्ट टर्म इज 32। ए दे रखा है, आपने देखा कि भाई मुझे सवाल के अंदर क्या गिवन है? मुझे गिवन है A 32। द लास्ट, या इसको AN से भी आप रिप्रेजेंट करते हो या L से भी डिनोट करते हो, -10 है। कॉमन डिफरेंस इज 2, D के लिए 2 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर सम। N निकालना और SN निकालना, N एंड SN निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले अगर आप मुझे N कैलकुलेट करना है तो मुझे L का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, SN का फॉर्मूला यूज करना चाहिए।
एस एन ए एन का, सॉरी, ये फॉर्मूला है, सभी को अच्छे से मालूम होगा ए एन का फॉर्मूला। ये आपने रखा 32 इज इक्वल टू ए एन इज -10, ए इज 32 प्लस एन कैलकुलेट करना है और डी की वैल्यू है 2। तो -10, 32 को भी यहां बुला लीजिए, -32 इज इक्वल टू n -1 इंटू 2। तो आएगा माइनस, कॉमन डिफरेंस इज -2, कॉमन डिफरेंस इज -2, ठीक है। तो ये -2 आएगा, कट कर देंगे यहां पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एपी का सवाल है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, क्या गिवन है वो आप जरा यहां पे लिख लीजिए कि हमें गिवन है ए फर्स्ट टर्म 32, लास्ट टर्म यानी कि एल की वैल्यू या फिर ए एन भी आप इसको लिखते हैं वो है -10, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है -2 और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर सम, तो एन पूछा गया है और साथ में एस एन भी पूछा गया है। तो चलिए पहले तो हम लोग ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला ए एन की वैल्यू कितनी है, -10 पुट कर दिया, ए इज 32, एन मुझे कैलकुलेट करना है और डी के लिए है -2। तो -10, 32 को यहाँ बुला लीजिए, तो -32 इक्वल्स टू -2 इंटू एन -1। तो ये हो गया -42 इज इक्वल्स टू -2 इंटू एन -1। -2 से माइनस ये जो है 21 टाइम्स कैंसिल हो गया, 21 का और 20 -1 इधर आएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 22, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा गया है वो आ गया 22। अब दूसरा आपसे पूछा गया है एसएन कितना होगा, तो एसएन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्योंकि सवाल में मुझे लास्ट टर्म दे रखा है तो मैं एसएन में लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ही यूज करूँ, ठीक है। तो एसएन का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला और यहां पर वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो एस एन यानी कि S22, एन की वैल्यू 22 निकल चुकी है, एन की जगह पर आपने रखा 22 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू है 32 एंड लास्ट टर्म है -10 वो आपने रखा। तो 2 से 22 11 टाइम्स कट हो गया और ये आपका 22 हो गया, 22 इंटू 11 करोगे तो 2 प्लस 2 आपका 4 एंड 2। तो S22 की जो वैल्यू है वो है 242। तो दोनों ही वैल्यूज हमारे सामने कैलकुलेट हो गए हैं। एक हमारे पास n है 22 और Sn है 242, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इस तरीके से आंसर कैलकुलेट किया होगा, निकाला भी होगा। इसी में और में आपसे सवाल पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। आपसे S28 पूछा गया है, whose nth term is given by an is 3n-1। अब आपको मालूम है कि जब an दे रखा है तो इससे मुझे फर्स्ट टर्म अगर मैं n की वैल्यू पुट करता हूं 1, तो आपको मालूम है कि मुझे a1 मिलेगा और a1 मतलब सीरीज का फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो 3 इंटू 1 -2, 3 इंटू 1 3 -2 यानी कि 1, तो ये वैल्यू होगी आपकी 1। उसी तरीके से अब आपको पुट करना चाहिए 2, क्यों, क्योंकि आपको d भी निकालना है, तो सेकंड टर्म उसके लिए मालूम होना चाहिए। 3 इंटू 2 6 माइनस 2 करोगे तो आएगा 4, तो ये आ गया। अब मुझे यहां से कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेना चाहिए। कॉमन डिफरेंस के लिए जाएगी आपको कितना, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू है 4, a1 की वैल्यू है 1 यानी कि 3, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है S28। तो भैया उसके लिए मुझे Sn का फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो Sn का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास सवाल, ये हमारे पास क्वेश्चन, इसका वो फॉर्मूला। तो वैल्यूज को कर दीजिए यहां पर पुट। तो S22 इज इक्वल टू n/2, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 28, क्योंकि आपको 28 टर्म्स का सम चाहिए। तो 28 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1,
प्लस n माइनस 1, 21 माइनस 28 माइनस 27 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 3, 27 इंटू 3। तो ये 2 से कैलकुलेट किया 14, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 81, 14 इंटू 83 है ना, 14 42, 18 इंटू 14 इंटू 8 करोगे तो आएगा 112, 116, 84। ठीक है, तो 11S22 8 की जो वैल्यू है वो है 1162, तो ये आपका आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। और में था तो आपको पहला या दूसरे में से कोई एक करना है। 23rd क्वेश्चन आपके सामने है, कैसा था, ये है, कह रहा है कि एक स्क्वायर आपको दे रखा है, स्क्वायर है ABCD, उसके जो डायगोनल्स है AC और BD वो P पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं B और D के दे रखे हैं, ये B का है, ये D का है। तो पूछा गया है पहले पार्ट के अंदर कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया। जैसा कि आपको मालूम है कि स्क्वायर के अंदर या पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, जो डायगोनल आपको दिख रहा है BD और AC वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब ये बाइसेक्ट करने का मतलब कहां पर होगा कि भैया ये जो P पॉइंट है वो इस BD का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, इस BD का मिड पॉइंट है। तो पहला वाला जो पॉइंट है वो इसी से मिलेगा अपने को कि इन अ स्क्वायर diagonals bisect each other, diagonals bisect each other। ठीक है, अब यहां पर तो राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट करते हैं, राइट स्क्वायर में है तो इसमें तो राइट एंगल भी बनता है, यहां पे 90 90 90 90। ठीक है, तो दैट मीन्स P is midpoint of किसका, BD का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर ले। तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये जो x एंड y है वो P के x एंड y है, समझ ध्यान से। ये जो P है इसका जो x y है वो यही x y है, बाकी जो x1 y1 है वो ये x1 y1 और x2 y2। तो चलिए x इक्वल्स टू x1 प्लस 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आपका 5, और y के लिए कितने की 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि y कितना आ गया आपका 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 5,2। ठीक है जी, पहले पार्ट का आंसर आपने ये निकाला होगा 5,2। सेकंड में पूछा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब आपको इसकी साइड भी निकालनी, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। तो 1 मार्क्स के लिए ये मान लो, 1 मार्क्स के लिए साइड मान लो कि साइड आप कैसे निकालोगे। तो साइड आपने कैसे कैलकुलेट किया होगा, अब आपको मालूम है जैसा कि अगर आप ये जो भी वैल्यू होगी साइड की वो मान लीजिए चलो a है या x है, a मान लिया तो ये भी a होगा, बिल्कुल a होगा। तो ये जो लेंथ है b से d तक ये कितना होगा, a√2 या पाइथागोरस लगा लो। अगर आप इसे देखो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं कि भैया b और d में डिस्टेंस फॉर्म लगाया, bd आ गया, और उसके बाद इसमें स्क्वायर रिलेशन, इसमें फिर आप पाइथागोरस दोबारा लगाया और वहां से फिर आपका a आ गया। ठीक है, तो चलिए पहले हम यही करते हैं, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं bd का, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन, या सिंपली मैं bd लिख लेता हूं यहां पे ना, bd इज द डिस्टेंस बिटवीन b एंड d। तो bd जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 6 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो गया। तो देखिए ये कितना हो गया आपका 8 का स्क्वायर 64, ये भी 8 उसका स्क्वायर 64, यानी कि ये है एक्चुअल में कितना 2 इंटू 64, और 64 बाहर आके 8 हो गया, 2 बेचारा अंदर रह गया, यानी कि 8√2 यूनिट्स। 8√2 यूनिट्स क्या आएगा आपका BDR। लेकिन हमसे BD नहीं पूछा गया था, हमें तो पूछा गया साइड कितना है, यानी मुझे A निकालना है। अब मैं इसमें पाइथागोरस लगाता हूं इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल BCD। तो BC ट्राइंगल में आपने देखा कि यहां पे
इन ट्रायंगल बी सी डी में यहाँ पे तो राइट एंगल होता है स्क्वायर में, हर एक एंगल राइट एंगल। अच्छा, यहाँ पर जो बी डी का स्क्वायर होगा, पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, वो परपेंडिकुलर यानी कि ए का स्क्वायर और प्लस जो बेस है ए इसका स्क्वायर के बराबर होगा। तो बी डी की वैल्यू कितनी है? 8√2 है। तो 8√2 का स्क्वायर बराबर होगा 2a स्क्वायर। 64 इंटू 2a स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, a स्क्वायर की लगेगी 64। देन अब आपको मालूम है कि a कितना होना चाहिए? 8 यूनिट्स, यानी कि लेंथ ऑफ द साइड इज 8 यूनिट्स। आई होप कि यहां तक आपने समझ लिया होगा और आपने एग्जाम में ऐसा करा भी होगा। ऐसा ही किया होगा, कुछ और किया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमने भैया ये कुछ और तरीके से भी करा है, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में और में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन y x plus y is 5 which is equidistant from 6 4 and 5 2। एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके सवाल है, मतलब ऐसा एग्जैक्ट एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं था। ठीक है, कुछ 2-4 क्वेश्चन ही है, 2-4 भी नहीं चाहिए, 2 ही क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ रखे हैं, बाकी बाहर से ही है। अब कहां से है ये किसी को नहीं मालूम। x plus y इक्वल्स टू 5 है, तो अगर मैं तो रफ डायग्राम आपको इस क्वेश्चन को रफ डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ये कहना चाह रहा है कि जो x plus y इक्वल्स टू 5 एक लाइन है, तो ये मैंने एक लाइन बना दी x plus y इक्वल्स टू 5 की। तो x plus y इक्वल्स टू 5 की ये लाइन है और 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट को मैंने यहां पर ले लिया 6,4 और दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर लिया 5,2। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब रफ डायग्राम अपने। तो इस पॉइंट से यहां पर एक लाइन पे कोई पॉइंट होगा, यहां से ये डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस कह रहा बराबर है, ये और ये बराबर है। इक्विडिस्टेंट बोला ना, इक्विडिस्टेंट बोला है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। कहां से? यहां पर एक। अब इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमसे वो जानना चाहता है कि भैया ये बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन दिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 6 4 एंड 5 2। अब मैं मान लूं कि P से और यहां, इसको मैं सपोज करता हूं A मान लेता हूं और इसको B मान दूं, तो P से A और P से B बराबर है, तो मुझे फिर डिस्टेंस फॉर्म लगाना पड़ेगा और वहां से x और y में एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब वो जो इक्वेशन बनेगी फिर मुझे इस ये जो x y है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तब मुझे यहां से x की वैल्यू मिलेगी, x एंड y। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां से PA एंड PB को करते हैं इक्वल, PA और PB, क्योंकि सवाल में तो कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। तो आपने लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ यहां पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा? मिलेगा ये कि रूट आपके हट जाएंगे दोनों, स्क्वायर कर लीजिए x माइनस 6 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल्स टू, यहां भी x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ये वैल्यू यहां तक होगी। अब जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो कर लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। वेरिएबल देख लीजिए, माइनस 12x माइनस 8y, यहां से उठा लीजिए माइनस प्लस आपका 10x हो गया, और ये माइनस 4y यहां के प्लस का 4y हो गया। ठीक है, इसके इक्वल में क्या है, यहां पर है 25, यहां है 4 जो कि हो गया 29, यहां पर है 36 ऑफ 16 माइनस कर लीजिए 52 हो गया। ठीक है, 52 हो गया, प्लस करके उधर भेज दे माइनस, माइनस 12x प्लस 10x माइनस 2x, अब माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 29 माइनस ये आपका हो गया 13 माइनस का, है ना, सॉरी 23, हाँ ये हो गया आपका 30 एंड 50 23, ओके, माइनस में 23।
माइनस कॉमन कर लीजिए, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 23। ये एक इक्वेशन यहां से हमने निकाला। अब एक इक्वेशन तो सवाल के अंदर दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, एक्स वाई में एक रिलेशन ये भी है और एक रिलेशन ये भी है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मुझे जो एक्स वाई मिलेगा वो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल रहा होगा। तो चलिए सॉल्व करता हूं। ऑन सॉल्विंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 4y इज 23, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे। एलिमिनेशन लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई सी भी आप मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सेम करता हूं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इस वाले इक्वेशन को। 2 2 4x प्लस 2 से इंटू करते हैं इसको, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर इन दोनों को आप माइनस कर दोगे, ये माइनस ये कट जाएगा। 4x माइनस 2x 4y माइनस 2y यहां करेंगे तो आएगा आपका 13। तो y की जो वैल्यू है वो है 13 डिवाइड बाई 2। y अगर 13 डिवाइड बाई 2 है तो x को निकालना आसान रहेगा। x प्लस वाई इज 5, तो x के लिए आ गया आपका 5 माइनस वाई, और y के लिए है 13 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आएगी कितना, -3/2, है ना। तो हेंस पॉइंट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज -3/2, 13/2। ठीक है, आया होगा आंसर। मजेदार क्वेश्चन था, बिल्कुल मजा आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो हाँ एनसीईआरटी का है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। भाई एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डायगोनल्स एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट AOC इक्वल्स टू, ये इस तरीके से है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रैपीजियम, शो करना है। तो जो आपको शो करना है आप फिगर वही बनाओगे, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि वही बनना चाहिए, तभी वो कंडीशन दे रखी है। तो आपने एक यहां पर ट्रैपीजियम एक बना दिया, एबीसीडी आपने इसको कह दिया, इसको A कह दिया, इसको कह दिया B, इसको C और इसको D। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया अभी। तो फिर हमने कर दिया, इसने बोला कि इसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो सॉरी एक दूसरे को कट कर रहे हैं O पे। ठीक है जी, O पे कट कर रहे हैं, तो इसको नाम मैंने दिया O। और सवाल के अंदर हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है ये वैल्यू, ध्यान से देखना इसको। गिवन है क्या, गिवन है कि जो AO है और OC है उसका रेशियो AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। तो ये जो रेशियो है वो हमने कहां पे देखा, बीपीटी के अंदर देखा, यानी कि बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये यहां पे यूज होने वाला है। तो इस अब मुझे प्रूव करना है कि ट्रैपीजियम है। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए करना क्या होता है, ट्रैपीजियम प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, तो ट्रैपीजियम के लिए आपको बस ये करना पड़ेगा कि भैया इसमें जो ये और ये लाइनें हैं ये आपस में पैरेलल है, बस ये करना पड़ेगा, इससे ट्रैपीजियम हो जाएगा। तो प्रूफ क्या करना आपको, ये समझ लीजिए। प्रूफ करना है कि ये ABCD जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक ट्रैपीजियम है। अब ये होगा कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, बस ये मुझे यहां से प्रूव करना है। क्लियर होगी बात, ओके। अच्छा होगा कैसे, तो इसके लिए हमें यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि इस O से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्या कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, और इस यहां पे इसका जो नाम है वो दे दीजिए E। तो कंस्ट्रक्शन कर दीजिए यहां पे, क्या कि ड्रॉ OE थ्रू O एंड पैरेलल एंड OE पैरेलल टू AB। ये एक साइड के पैरेलल है, AB के पैरेलल है। ठीक है, ये हमने कह दिया कि जो AB है इसके पैरेलल है,
अब मुझे शो करना है कि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, तो मैं इस लाइन को पहले इसके पैरेलल मैंने दिखा दिया। अब ये लाइन इसकी पैरेलल आ जाएगी तो फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये काम हमने यहां पर कर दिया। अब ये करने के बाद हमने इस ट्रायंगल पर आना है। कौन से ट्रायंगल बनाना है वो भी देख लीजिए। ये क्योंकि इसमें इस ट्रायंगल पे ये और ये आपस में पैरेलल है ना। अभी तो हमने देखा इस ट्रायंगल पे एक ट्रायंगल है जिसमें कि ये जो थर्ड साइड है इसकी, वो इसके अंदर जो लाइन जा रही है इसके पैरेलल है, तो यहां पे लगना चाहिए बीपीटी। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं ट्रायंगल्स को, और फिर इन ट्रायंगल हमें ये भी ध्यान देना कि हमको गिवन है, इसका यूज करना है। तो पहले तो मैं इन ट्रायंगल डी बी ए में आता हूं, ठीक है। डी या डी ए बी में, डी ए बी ट्रायंगल में मैंने देखा कि जो ई ओ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो मैं यहां पर बीपीटी लगा सकता हूं बाई डी पी टी। तो बीपीटी से क्या होगा, तो बीपीटी से आपको मिलता है एक रेशियो कि डी से ओ का रेशियो, डी ओ और ओ बी ये इक्वल होगा डी ई और ई ए, डी ई और ई ए। क्या ये बात क्लियर है? ये हो गया आपका बीपीटी से। इसको मैं कहता हूं कि ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 ये है जो मुझे गिवन था, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा इसके साथ। देखो यहां पर है बी ओ अपॉन डी ओ, यहां पर उल्टा है डी ओ। इसको थोड़ा सीधा कर दो, मैं इसको सीधा करोगे तो मतलब ये होगा क्या, बी ओ ऊपर आएगा, डी ओ नीचे चला जाएगा। वैसा ही इक्वल में भी होना चाहिए, ए ई ऊपर आ जाएगा और ई डी जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे काम की इक्वेशन है। अब अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 से देखोगे तो इसका ये वाला पार्ट सेम टू सेम, यानी कि अब ये वैल्यू भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट कौन सा, ए ओ अपॉन सी ओ या ओ सी, वो इक्वल होना चाहिए ए ई अपॉन ई डी। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब इसको जरा आप डायग्राम में देखोगे वो है क्या चीज, ध्यान से देखना। ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी। ए ई ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी। भाई ऐसा कब होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बीपीटी, इससे देख लो अगर आपका रेशियो इक्वल है, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो क्या होगा कि जो डीई जो ईओ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, डीसी के। ऐसा ही है, इसके पैरेलल हो गया, और पैरेलल हो गया तो आपने यहां पर क्या देखा था कि ये जो बीई इज पैरेलल टू ए बी था, ओई इज पैरेलल टू ए बी था, ईओ इज पैरेलल टू बी था, और अब जो ईओ है वो पैरेलल टू डीबी है। Since EO is parallel to AB and EO is parallel to, and also EO is parallel to DC, so AB is parallel to DC and hence ABCD is a trapezium, and hence क्वाड्रिलेटरल जो एबीसीडी था, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। समझ आ गई बात? आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। आपने एग्जाम में भी ऐसा ही किया होगा, ऐसा मैं उम्मीद लेके चलता हूं, ठीक है।
ऐसे ही क्या होगा, आपने बिल्कुल एनसीईआरटी का ही सेम टू सेम क्वेश्चन ये आया हुआ है, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से हमें देखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सवाल है, और सवाल है मेंसुरेशन का, कि एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो भैया एक कोन है ये, और उसको हेमिस्फीयर की ओर माउंट करा हुआ है, और रेडियस है 7 सेंटीमीटर किसकी, हेमिस्फीयर की। तो ये आपकी रेडियस है, यहां से यहां तक आपका 7 आर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 31। तो यहां से लेकर के यहां तक आपका पूरा 31 है, जिसमें से अगर आपने कहा कि इसकी रेडियस तो 7 है, तो 7 तो यहां तक खत्म हो गया, 7 यहां हो गया, बाकी बचता आपका कितना, आपका 24। 24 यहां से यहां तक हो गया आपका, यानी कि हाइट ऑफ द कोन जो है वो 24 है। ठीक है, उसके बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इजी सवाल हो गया, इजी क्वेश्चन हो गया भाई साहब यहाँ पे। तो यहां पर आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टीएसए ऑफ टॉय की अगर आप बात करोगे तो वो दो चीज से मिलके बन रहा है। एक तो मिल रहा है आपका सीएसए ऑफ क्या, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस सीएसए ऑफ कोन, प्लस सीएसए ऑफ कोन। ऐसे ही तो होगा, ये दो चीज तो मिलके बन रहा है। अच्छा, तो सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला 2πr² प्लस सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला हेमिस्फीयर के लिए हो गया, कोन के लिए फॉर्मूला है सीएसए ऑफ कोन का πrl। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर आपको स्लैंट हाइट नहीं दे रखी है, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जो है एल निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगर आप एल के देखोगे तो L² इक्वल टू होगा आपका R² प्लस H²। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस आपका 7 है दोनों का, और हाइट कितनी है कोन की, सिर्फ कोन की 24, इसका स्क्वायर 49 प्लस 576। तो मेरे पास एल की लगेगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा कितना आपका 625, और जो कि बन जाएगा आपका 25। स्लांट हाइट एल की लगी 25 सेंटीमीटर। तो बस अब आपको करना क्या है, करना ये है, वैल्यू पुट करनी है 2π सीएसए ऑफ टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो आपने क्या होगा, पाई आर कॉमन कर लीजिए, यहां से पाई आर कॉमन कर लीजिए, यहां हो जाएगा 2r प्लस एल। तो पाई के लिए 22/7 रख लीजिए। आर कितना है, 7 है, जी हाँ आर कितना है, 7 है, और एल कितना है 25। ठीक है, 7 से 7 यहां पे कट हो गया, जी कट हो गया। 22 ब्रैकेट में 7 2 जा 14 प्लस 25, 22 इंटू 9 और 3। ठीक है, 22 इंटू 9 या 39 का डबल कर दीजिए। 39 का डबल कितना होगा आपका 40 का डबल आपका 80, 80 में 2 कम 78, तो 78 7, फिर से 78 में 7 ऐड कर लीजिए तो आपका जाएगा 8 और 7 आपके 15। ठीक है, तो 858 आ रहा आपका टीएसए ऑफ टॉय। ठीक है, आई होप यही आंसर आया होगा आपका भी। कमेंट कर लीजिए अगर आपका कुछ अलग आया है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ता है अगले सवाल।